अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि जो 10 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं जिन्होंने APC की एलामिया जारी किया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया, उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई नज़र आ रहा है तो वो नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात की एक एहतजाजी सियासत जो कि सबसे आगे नज़र आ रही है इस वक्त। मौलाना फजलुर रहमान भी खैर उनके बिल्कुल पीछे ही खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा कुछ कहती नज़र नहीं आ रही। कल भी हमने देखा कि उनके एक पार्टी का CEC का इजलास हुआ था जिससे वीडियो लिंक खिताब किया गया। आज फिर एक जो उनकी कमेटी है सेंट्रल वर्कर्स कमेटी, उसके इजलास से नवाज शरीफ साहब ने आफ्टरनून में एक इजलास किया और उन्होंने अपने इजलास में हुकूमत की परफॉर्मेंस को तो तनकीद का निशाना बनाया ही, इस मरतबा ज़रा ज़्यादा बनाया क्योंकि उन्होंने अपने मंसूबों का, अपने दौर का, अपने सारी चीज़ों को जो वो माइलस्टोन समझते हैं उसका जिक्र भी किया। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ही केम बैक जिसमें वो डायरेक्टली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सवाल करते हैं, उनको ललकारते हैं और वही बातें उन्होंने की कि कौन इनको लेकर आया है, उनका कसूर ज़्यादा है, यानी मौजूदा हुकूमत को कौन लेकर आया है। फिर उसके बाद उन्होंने कई सवाल उठाए, जनरल्स के नाम भी लिए और उन्होंने कहा, अपनी पार्टी के वर्कर्स से पूछा कि क्या आप मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा मैं अब आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने अलम उठा लिया है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत एहतजाजी बिल्कुल नजर आई थी जब तक कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जेल नहीं गए थे, जब उन्होंने वोट को इज्जत दो वाली पूरी कैंपेन शुरू की थी। लेकिन उसके बाद के सारे हालात और वाकयात नून लीग के आपके सबके सामने हैं, जिसमें जब मौलाना साहब ने एक धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे तो तमाम जमातों ने इखलाकी हिमायत की थी। यही इखलाकी हिमायत करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने APC में बड़ी खरी खरी भी सुनाई और कहा कि अब ये इखलाकी हिमायतें नहीं चलेंगी, अब काम करना होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब वाकई वो कन्फ्रंटेशन वाली सियासत नजर आ रही है। लेकिन ये कितने दिन तक चल सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम इसी हवाले से अपने मोहतरम मेहमानों से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इसी एहतजाजी या मज़ाहिमत की सियासत अब एक वाहिद रास्ता रह गया है अपनी सियासत को बचाने के लिए, और ये किस हद तक आगे जा सकते हैं। सबको मालूम है जो केसेस हैं, सबको इल्म है कि मरियम नवाज साहिबा भी बेल पर हैं। आज बड़े जलसों का भी उन्होंने ऐलानात भी हुए। जब एहसन इकबाल साहब खिताब कर रहे थे तो पूरे पंजाब भर में जो जलसे हैं, आगाज़ जो है उसका 16 अक्टूबर से मरियम नवाज साहिबा गुजरांवाला से करेंगी। इस सब पर बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हमारी सीनियर जर्नलिस्ट अलीना शिगरी ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम फैसलाबाद। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा सवाल आप लोगों से यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अलीना, क्या आप ये समझती हैं कि जो कुछ, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो भी सियासत रही है, अब क्या इस सियासत को या इस पॉलिटिकल सिस्टम में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में यही स्पेस इनकी बची है, यही वाहिद रास्ता है इनके पास कि ये मज़ाहिमत की सियासत करें तो ही ये जिंदा रह सकते हैं? थैंक यू सो मच नादिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नादिया, सबसे पहले तो जो बाज़गश्त हो रही थी, जो अवाम में भी ढील की बातें की जा रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ वो ट्रूथ जो है जो था वो अब कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक अग्रेशन नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि आए रोज जो है वो आके अब वो खिताब कर रहे हैं अपने पार्टी वर्कर्स से, और बार बार जो उनके अंदाज नजर आ रहा है उसमें दिन ब दिन अग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो बातें थी वो कहीं ना कहीं कुछ फिजल आउट हुई हैं, कहीं ना कहीं वो एक एस्केलेशन की तरफ मामलात को लेकर गई हैं। आपको याद होगा कि 26 अगस्त को जो जनरल बाजवा साहब से जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी, उसके बाद 7 सितंबर को दोबारा उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद मामलात इस नहज पर आते हुए नजर आए कि जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब माजी की और तारीख के तमाम वो तल्ख हकायक जो है दोहराते हुए दोबारा दिखाई दे रहे हैं, जिनका वो बात जिक्र करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो अगर दुरुस्त सिमत नहीं नजर आती या दुरुस्त सिमत की तरफ वो अपने पार्टी वर्कर्स से भी आज
यही पूछ रहे थे कि जी हाथ उठा के बताया जाए कि दुरुस्त सिंध पे खड़ा होना चाहते हैं कि नहीं। राइट। तो मियां नवाज शरीफ साहब पहले क्यों नहीं एक तो बोल रहे थे, तो सवालात तो खैर उस पे मैं आगे चल के आपसे जरूर इसका जिक्र करती हूँ कि क्या क्या सवाल मियां नवाज शरीफ साहब से भी उठाए जा रहे हैं, बट अग्रेशन नजर आ रहा है। और बजाहिर तौर पे नजर यही आ रहा है कि जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। और यहाँ से फर्दर एस्केलेट अब मामलात अगर नेचुरली सेटल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं वो ट्रूथ जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रूथ जो है जो था वो अगर नहीं सेटल हो पाया, तो फिर जिन जो है वो बोतल से बाहर ही रहेगा। वो बोतल में दोबारा आने के लिए कहीं ना कहीं मामलात को फ्लेक्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं से मुजाहरा होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी तक जो अग्रेशन नादिया नजर आ रही है, राइट, उसमें बजाहिर तौर पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ से चीजें अब फर्दर अग्रेसिव दिन ब दिन जो है वो वो होती होंगी, हुई नजर आएंगी। एस्केलेट और होंगी। कुछ और जरा ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब शायद जो माजी की तल्ख हकाइक अब जिस तरह से आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज भी हसास मालूमात जो है वो अब वो बताना शुरू हो चुके हैं। वो कुछ अरसे पहले भी वो यही बात कह रहे थे कि सीने में उनके बड़े राज दबे हुए हैं। तो वो कुछ अब बोलना शुरू हुए हैं। तो वो जो पैनामा केस से जो मामला शुरू हुआ था, उस हवाले से कुछ अदालती फैसलों के हवाले से भी उन्होंने वो कुछ कुछ जी हकाइक आज भी ज़ाहिर तौर उन्होंने पे बड़ा सामने आ जिक्र रहे किया हैं। है, जस्टिस शौकत अजीज का भी जिक्र किया। सो यू फील दैट ओके, अगर कहीं ना कहीं ये डील की जो बात थी उसमें वो मामला सेटल नहीं हुआ, तो अब जिन बोतल से बाहर आ गया है, अगर कुछ वापस चीजें होती हैं तो शायद कोई रिट्रीट हो सकती है, लेकिन बाहिर अभी लगता नहीं है। यही बात में अगर अहमद जवाद साहब आपको, आपकी नजर में, क्योंकि जाहिर है हुकूमत ऑपोजिशन को देख रही है, एपीसी को देखा आप लोगों ने, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका ऑपोजिशन इत्तेहाद नजर आता है, क्या टॉप पे सबसे ज्यादा जो जो इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, मौलाना साहब से भी ज्यादा आपको इस वक्त नून लीग लग रही है, एंड यू नो फॉलोड बाय मौलाना साहब एंड देन फॉलोड बाय द रेस्ट, एंड पीपल्स पार्टी कहां इसमें इस वक्त है? नादिया देखें, अपोजिशन की मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो यही रही है कि इसमें दो बड़ी जमातें हैं और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, ये तीन एक्टिव अपोजिशन के प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी जमात तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो थ्रू आउट पिछले 2 साल में पीटीए की हुकूमत के अगेंस्ट जो है वो कमर बस्ता रहे हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री को ये अगर हम एवेल्युएट कर लें, तो जो खास मौके आए जहां पे कि अपोजिशन ने अपने आप को असर्ट करना था, या अपोजिशन ने कोई कमिटमेंट दी थी जी कि हमने जो है हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी है या उस के खिलाफ कोई एजिटेशन है, तो वो एक तो मौलाना फजलुर रहमान का धरना था कि जिसमें आज तक मौलाना साहब जो हैं दोनों जमातों के साथ वो शिकायत करते नजर आते हैं। अब आप देखें आज की तारीख में अगर पीडीएम को अगर हम सामने रखते हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो पीएमएलएन नजर आती है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, यस, वो बिल्कुल उसी तरह से एक्टिव हैं जैसे वो पहले थे। लेकिन तीसरी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अभी मुझे पीडीएम में कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता। इसके अलावा कि उन्होंने एपीसी के अलामिये पे दस्तखत किए, तो दस्तखत वगैरह करने में तो पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, वो दस्तखत कर ही लेते हैं, बहुत सारी चीजों पे दस्तखत उन्होंने किए हैं। अच्छा। लेकिन असल चीज ये है कि जो स्टैंड और जो स्टांस इस वक्त पीएमएलएन लेने की कोशिश कर रही है या फजलुर रहमान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर हम पीपल्स पार्टी इनके तीसरे प्लेयर को देखें तो वो बहुत पीछे हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि माजी में भी रहा है। और उसकी ये स्टैंड, एक वजह ये है जी अहमद साहब, ये बताएं, ये स्टैंड जो ये दोनों लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी नजर में कितना इस पूरी निजाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? देखें नादिया, अगर जब तक तो अपोजिशन जो है अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करती है एहतजाज के लिए, चाहे वो एहतजाज पार्लियामेंट में है या टॉक शोज में है या इवन तहरीक की शक्ल में है, और उसकी बुनियाद जो है वो अवामी मसाइल या हुकूमत की पॉलिसी से रिलेटेड है, तो शायद मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर एहतजाज की बुनियाद जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन करनी है, इदारों को जो है हिट करना है, जिसमें कि कोई अभी एक वजह नजर नहीं आती कि आपको इस स्टेज के ऊपर, कि जबकि पाकिस्तान जो है एक
एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। कोरोना से भी हम आउट हुए हैं। हमने जो बैंकरप्सी की इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको ओवरकम किया, टेकिंग ऑफ पोजीशन में आए। दूसरी तरफ इंडिया के साथ हमारी जो सूरत हाल है, कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल है, सीपैक का जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फेज चल रहा है। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में हम अदारों को मशकूक बनाएंगे, अदारों के रोल को क्वेश्चन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अंदरूनी, दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी है और जो सूरत हाल है उस पर ये इफेक्ट आता है। तो इसलिए मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहूंगा कि ये खतरनाक बयानियां है जिसको लेके आ रहे हैं, अगर ये मुल्क के लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं है। खतरनाक बयानियां जरूर है। जरा आगे चल के ये भी बात करूंगी कि फिर हुकूमत ने क्या इसका हिकमत अमली तैयार किया है, क्योंकि ये तो इस बयानिया पे कायम है। अली गौहर साहब, आलम तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने उन्होंने उठा लिया है, पार्टी वर्कर्स से भी पूछा कि आप मेरे साथ खड़े हैं। मुझे ये फरमाइएगा, उनके पूरे वीडियो लिंक खिताब में एक बड़ा डाउट क्रिएट होता है जब वो ये कहते हैं कि आपने देखा 3 बार मुल्क का वजीर आजम लंदन से बैठकर बात करता है। तो लंदन मतलब क्या, उनको इसका मतलब जानबूझकर भेजा गया? वो तो हमें तो ये इल्म है कि वो इलाज के लिए गए थे। अली गौहर साहब। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी नादिया, मैंने जवाद साहब की बात सुनी, आपकी बातें भी सुनी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो बातें हैं वो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए बड़े अरसे दराज से वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। और ये उसी चीज का एक तसलसल है कि वो आज भी मतलब है कि उसी ही कोशिश में और उसी काविश में अपनी और अपनी जमात को साथ लेकर कुर्बानियां भी दे रहे हैं, मुश्किलात को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी तहरीक को स्लो करने की बजाय उन्होंने तेज किया है। और मैं समझता हूँ कि तारीख ये लिखा जाएगा, मुअर्रख ये लिखेगा कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को रिस्टोर करने में किसी लीडर ने और किसी पार्टी ने अगर स्ट्रगल की तो वो उसके मियां नवाज शरीफ का नाम सरफहरिस्त होगा। अच्छा। अब मौजूदा हालात की तरफ आते हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि इस वक्त आप देख लें कि जो सूरत हाल है मुल्क में, वो उसका मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया। आज आप केसेस को देखें तो एक तरफ हम ये क्रिटिसाइज करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे और वो बाहर चले गए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। जिस अदालत ने उन्होंने जमहूरियत रिस्टोर करनी थी ना, वो जिद्दोजहद तो आप कर रहे हैं ना जमहूरियत रिस्टोर करने की, तो भूल जाए ना उनको। आप अपना बताएं कब आएंगे। जी देखें, बात ये है कि आज कोई अदालत, कोई पाकिस्तान का इदारा मुशर्रफ साहब से ये नहीं पूछना चाहता कि आप मुल्क में कब आएंगे या आपकी गैर मौजूदगी में किस तरह से एक अदालत को गैर आईनी करार देकर आपकी सजा जो है वो खत्म करवाई गई। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी कश्तियां जलाकर इस पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम चल पड़े हैं। और हमें पता है कि किसी भी वक्त मरियम नवाज साहिबा को पकड़ लिया जाएगा, हमारी फ्रंट लाइन की क़यादत को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन अब हम, आपको पता है कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को जो है वो दोबारा जब एक दफा वो नए स्टडी में ठीक है, मुझे लेकिन ये बातें सबके सामने हैं अली गौहर साहब, लेकिन मेरी गुजारिश सुने, मेरे इस सवाल का जवाब दे। क्यों नवाज शरीफ साहब आज ये कह रहे थे कि आपने देखा थ्राइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन से बैठकर बात कर रहा है? तो लंदन तो इलाज के लिए गए हैं ना, उनको भेज तो नहीं दिया ना जबरदस्ती। नहीं, यकीनी तौर पर मैंने पहले भी कई दफा गुजारिश की है कि मैं गैर रवायती जो बातें हैं वो उन पर यकीन रखता हूँ। यकीनी तौर पर उनका इशारा इसी तरफ था। आज आपको पता है कि एक बात की जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब इदारों से टकराव करते हैं। मुझे बताएं यूसुफ रजा गिलानी ने कौन सा टकराव किया था इदारों के साथ? मुझे बताएं जुल्फकार अली भुट्टो ने कौन सा टकराव किया था इदारों के खिलाफ? मुझे ये बताएं कि जब इन्हीं का लाया हुआ एक प्राइम मिनिस्टर, अगर के वो भी एक कठपुतली थे जमाली साहब, उन्होंने कौन सा टकराव किया था? ये एक सोच है, ये एक फोबिया फैला हुआ है कि किसी भी
इलेक्टेड बंदे को उसके ओहदे पर नहीं रहने देना, किसी पॉपुलर लीडर को और किसी पॉपुलर पार्टी को पाकिस्तान में नहीं पनपने देना। जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत सही मानों में बहाल नहीं होगी तो पाकिस्तान के ना मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। चलिए, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स तो बहर सूरत आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल अपैरेंट है। अली गौहर साहब, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपैरेंट है। टाइम एंड अगेन आज भी कन्वेंशन से जब वो खिताब कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, मरियम नवाज साहिबा भी जब करती हैं वो बिल्कुल बरमला इस हवाले से बात करती है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। 3 बहुत अहम नुकात हैं। एक, अहमद जवाद साहब ने जो कहा कि अगर इसी किस्म की इदारों के खिलाफ जो इनकी मुहिम है वो चलती रही तो यकीनन ये ख़तरनाक साबित होगी। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अगर तारीख़ में जमहूरियत रिस्टोर करने में नवाज शरीफ का नाम लिखा जाएगा बकौल अली गौहर साहब के, तो क्या लीडर बाहर से बैठकर ही इस तारीख को रकम करवाना चाहेगा या पाकिस्तान में आकर इस तारीख का हिस्सा बनना चाहेंगे? और तीसरे पॉइंट जिस पर आज हम बात करेंगे कि जब ये जानते हैं कि किसी वक्त भी पकड़ लिया जाएगा, फिर इस PMLN का क्या फ्यूचर रह जाएगा? इस मज़ाहमती कैंपेन जो कि इन्होंने प्लान की है अक्रॉस पंजाब, ऑल्सो अलॉन्ग विद PDM, would they be able to continue or not? Let's take a break, come back, discuss this with Ahmed Jawad Saab, Alina Shigri and Ali Gauhar Saab. वेलकम बैक। क्या जो मज़ाहिमत की सियासत है वही अब वाहिद रास्ता रह गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलीना, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने बकिया 2 मेहमानों की भी गुफ्तगू सुनी। ये मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर सिर्फ इस वीडियो लिंक के ज़रिए, अभी तो वो पार्टी से खिताब कर रहे हैं, ये भी हो सकता है बाद में वो जलसों से भी खिताब करने लगे, मरियम नवाज साहिबा के लिए भी जाहिर है वो बेल पर हैं, उस बेल ने भी के खिलाफ भी कुछ भी हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई ही, वो नेचुरली जब बेल ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने जाना ही था जेल। मरियम साहिबा भी अगर चली जाती हैं, अली गौहर साहब कहते हैं कि सीनियर क़यादत जो है वो भी पकड़ी धकड़ी जाएगी, हमें ये इल्म है। तो आपको लगता है कि इसी शिद्दत के साथ ये आगे बढ़ सकेगी नून लीग? व्हेन यू बिकम लीडरलेस, क्या पार्टीज परफॉर्म कर सकती हैं? I believe, Nadia, Noon League will not be without a leader. It will not be a rudderless ship. नवाज शरीफ साहब, वो एक वक्त अलग था जब सारे लीडर्स जो हैं वो अंदर कर दिए जाते थे। इस वक्त नवाज शरीफ साहब बहरहाल लंदन में मौजूद हैं, इलाज के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और वो खुल के खिताब भी कर रहे हैं। वो खुल के रोज़ाना उसमें शिद्दत इख्तियार होती हुई नजर आ रही है। उनकी स्पीच में अल्फाज जो है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुल के खेल रहे हैं, वो ऑल आउट जा रहे हैं। ही हैज़ नथिंग टू लूज। वो माजी के जो हवाले दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कभी तो ये कहा कि जी उनसे जो साबिक DGIS आए थे उन्होंने इस्तीफा बोला कि जी इस्तीफा दे दिया जाए। तो सवाल तो मियां नवाज शरीफ साहब से भी जरूर उनसे किया जाना चाहिए कि आया कि आप वजीर आजम उस वक्त थे और आपने इदारा जो है वो बहरहाल आपकी मातहत था, तो आपने क्यों इस चीज को जो है उस वक्त आपने एक जाहिर नहीं किया, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको जरूर उस चीज पे एक रिएक्शन तो देना चाहिए था, ना कि ये बज़ाहिर तौर पे बोर्ड को इज्जत दो और अवाम के लिए जो है बताया जा रहा है कि एक जंग है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की जाती जंग जरूर नजर आती है, जहां पर अगर एहतसाब या आपसे सवाल किया जा रहा है या आपसे एहतसाब के हवाले से जो है वो आपसे सिर्फ सवाल ही किया गया है ना, आप सवाल का जवाब आप तो कहते हैं कि जी दामन साफ है और कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। नेचुरली वो खिदमात जो आप आज भी गिनवा रहे हैं वो आवाम के पैसे से, वो आवाम टैक्स पेयर के पैसे से जो है वो तमाम जो है वो सड़कें आपने अगर बनवाई है तो वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो तमाम चीजें जो गिनवाई जा रही हैं। तो ये वोट को इज्जत दो की बात या मुल्क के जितने भी वज़राए आज़म थे उन्होंने अपनी मुद्दत नहीं मुकम्मल की, तो ये तमाम चीजें जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आपके पास जो है वो आपको हुक्मरानी का मौका मिलता है, तब भी ये ज़रूर ये बात की जानी चाहिए। माजी के तमाम वो वज़राए आज़म का जब हवाला दिया जाता है तो ये उस वक्त भी ये बात और ये तमाम जो हक़ाइक़ है जिससे वो आज जो ये राज अफशा कर रहे हैं, ये पहले भी उस वक्त भी करने चाहिए थे। सिविलियन सुप्रीमेसी की जो जंग है ये तब नहीं रुक जानी चाहिए कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तब आपका एक बड़ा जारहाना अंदाज होता है, तब आपको तमाम वो चीजें जो है वो मुल्क में जो लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो शिकायत ही यही है ना कि जब उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी का जिक्र किया तो वो कहते हैं कि डॉन लीग्स बना दिया गया।
मतलब कहने का मकसद है कि अगर आप इक्तदार में रह के इसी जंग को जारी रखें और बजाय इसके कि आप जो है वो अब जो है वो अब आप हकाइक पर से पर्दा उठाने लगे, तो वो बोर्ड को इज्जत दो और तमाम वो चीजें, और जो मीडिया की आजादी से लेके कि जी मीडिया को आजाद कराएंगे, तो उनके ही दौर में मीडिया के ऊपर आपको याद है कि सबसे ज्यादा नोटिस भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है वो मीडिया पे लगाए भी गए हैं। तो बहरहाल लेकिन बजाय तौर पे यही लगता है कि इस वक्त ये जो तमाम जो नारे लगाए जा रहे हैं वो उनके अपने लिए ही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो बातों में या वो ट्रूथ्स में जो है वो दरारें जरूर आ गई है नादिया, जिसकी वजह से मामला जो है वो कहीं सेटल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, लेकिन मैं यही बात अहमद जवाद साहब से पूछना चाहूंगी कि अगर सेटल होते नहीं दिखाई दे रहे, आपने कहा कि खुल के वो खेल रहे हैं एंड ही इज गोइंग ऑल आउट, अब राज भी अफशा कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, जाहिर है कि ऑपोजिशन कुछ भी हो, बिल्कुल सही बात है कि जमहूरियत में उनका राइट है कि वो अपोज करें, वो एहतजाज करें, वो चाहे रैलीज निकालें, सब कुछ करें, लेकिन अभी जो जिस अंदाज से ये चल रहे हैं, और आपने खुद भी ये फरमाया था कि ये अंदाज खतरनाक साबित हो सकता है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है अगर अभी तक बनी है, हाउ टू टैकल ऑल दिस? ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा 16 अक्टूबर को जलसे से खिताब करेंगी, मजीद जलसों का भी उन्होंने पूरा अनाउंसमेंट भी कर दी है कि पंजाब के दीगर इलाकों में भी जाएंगे और वहाँ पर भी मरियम नवाज साहिबा करेंगी। और फिर अगर क्राउड आ जाता है तो जाहिर है एक बयानिया उनका है, एक आप लोगों का है, उस वक्त कितना मुश्किल होगा? देखिए नादिया, हुकूमत की हमेशा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसकी अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी और अपोजिशन के खिलाफ भी, और वो है परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट अगर परफॉर्म कर रही है, कारकर्दगी दिखा रही है और अवाम उस कारकर्दगी को देख रही है, तो गवर्नमेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि रीसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से है, चाहे वो कोरोना जैसे चैलेंज को जिसके सामने बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो ढेर हुए, उसको हैंडल करने के हवाले से है, चाहे वो सिक्योरिटी सिचुएशन जो चाहे पुलवामा के टाइम पे हुई या उसके बाद जो इंडिया की तरफ से जो एक स्टांस लिया गया उस हवाले से है, या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से है, या पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर नई नई पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स को लेके आना। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को की स्ट्रेटजी जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन जो बेहतरीन है, जो अब तक बेहतर है आपने बताया, और इसलिए कोई खौफ नहीं है। मैं समझता हूं, देखें आपके सामने हकायक जो हैं, किसी भी मुल्क को की परफॉर्मेंस या किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वही मेजर्स जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, मैं उसी की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। और हुकूमत को इसके ऊपर मजीद तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अवाम को बताएं कि इस मुल्क में हम क्या तब्दीली लेके आ रहे हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर अपोजिशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर अपोजिशन अपना एक रोल अदा कर रही है जिसका मकसद हमेशा जाहिर है एक जमहूरी तौर पे हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, उसके इक़दामात के ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो वो वहाँ तक तो सूरत हाल ठीक है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक या मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक अगर अवाम में एक अबहाम पैदा करने की कोशिश की जाएगी और उस अबहाम का एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी अगर होता है, तो फिर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का ये हिस्सा भी होना चाहिए कि अपोजिशन के इस बयानिए का काउंटर जो है बयानिया वो पेश करना चाहिए अवाम के सामने, अवाम को सच बताना चाहिए। अवाम को अगर डिसइंफॉर्म किया जा रहा है तो अवाम को सही तरीके से इन्फॉर्म करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो कि हुकूमत को अडॉप्ट करनी चाहिए। जो दो स्ट्रेटजीज हैं, मेरे ख्याल से बयानिया तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, बार बार बताते हैं कि कौन करप्ट कौन चोर है। अली गौहर साहब, परफॉर्मेंस का जो मेन स्ट्रेटजी होती है, जाहिर है अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो लोगों को कोई परवाह नहीं होती। इन्होंने जो इंडिकेटर्स बताए, यकीनन ये इंडिकेटर्स दुनिया में जैसे वो कह रहे हैं माने जाते हैं, बट हमारे जैसे मुल्क में जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो है डायरेक्टली बराह रास्त अवाम को क्या कुछ नहीं मिल रहा, जिसका जिक्र आज नवाज शरीफ साहब ने भी किया है।
आपको लगता है इदारों का तो चलें, आप जो बातें कर रहे हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट ने कहा कि वो स्ट्रैटेजी ज़रूर बना लेंगे और उस बयानिए को नेगेट करने के लिए अगर आप इबहम पैदा कर रहे हैं लोगों के जहन में, उसको दूर करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे अली गौहर साहब? सारे इंडिकेटर्स ठीक हैं? जी देखिए, मैं इंडिकेटर्स का भी जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करूंगा कि एक ये भी मतलब है कि प्रोपोगंडा किया जाता है कि हम इदारों के खिलाफ हैं, हमारी लीडरशिप इदारों के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। किसके खिलाफ कर रहे हैं भाई? फौज के खिलाफ नहीं है। फिर क्या है? हम फौज के खिलाफ, मेरी गुजारिश सुन लेना, हम फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम स्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। हमें अदालतों पर एतराज नहीं है, हमें अदालतों के उन फैसलों पर एतराज है जो नवाज शरीफ के लिए और मुशर्रफ के लिए और आते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, हमें नैब के उस किरदार के ऊपर एतराज है कि जब हमारे बंदे जो कि बेगुनाह होते हैं उन पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके एहसासे मुंजमद कर लेते हैं, उनके अकाउंट्स मुंजमद कर लेते हैं, उनके घरों के ऊपर रेड करते हैं और उनको एक दफा नहीं बार बार पकड़ के उनको 90 दिन का रिमांड लिया जाता है और एक साल उनको कैदो बंद में रख के फिर भी उनके खिलाफ रेफरेंस तक दायर नहीं किया जाता। और हमें इस बात पर भी एतराज है कि आप पकड़ते पैनामा पर हैं और सजा इसलिए दे देते हैं कि आपने बेटे के अकाउंट से सैलरी क्यों नहीं दी। तो इसलिए, और हमें इस बात पर भी एतराज है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की अरबों की करप्शन सामने आ जाए और नैब का एक नोटिस तक भी ना जाए। अब इनकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो उसके सिंपल इंडिकेटर्स हैं। बिल्कुल आज अवाम, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में, नादिया, मैं ये सवाल मेरा आपसे भी है, मेरा अदनान साहब से भी ये सवाल है कि आज पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई आज है, आज पाकिस्तान की, इससे पहले कभी आपने देखी या सुनी या तारीख में कहीं पढ़ा कि आज पाकिस्तान में आटा गायब है, चीनी जो है पाकिस्तान की अवाम की पहुंच से दूर है, गंदम और अद्वियात पाकिस्तान की पहुंच से दूर है। मुझे सिंध का नहीं पता, लेकिन पंजाब में जो बड़ी मेहनत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, यकीन करें कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए तबाह हो रहा है कि इनके पास रिपेयरिंग के पैसे नहीं है। लेकिन एमएनए एमपीएस की जेबों में डालने के लिए, तरक्याती स्कीमों में डालने के लिए अरबों रुपए इनके पास मौजूद हैं। तो आज आप देख लें, जिस मुल्क में बेरोजगारी फैल रही हो, आपने तो नारा लगाया था कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, इतने लाख घर बना देंगे, इसका भी, लेकिन आज आप जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं अपने महकमों में, उसमें नेत लाखों नौकरियां रोज खत्म करने की बात करते हैं आप और आपके मुद्रा। ठीक है, सो आप समझते हैं इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। ओके, आपने कहा इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिसकी बिना पर ये इस वाली स्ट्रैटेजी से काउंटर कर सकें आपके नैरेटिव को। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जरा ब्रेक से वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इस बयानिया का जिक्र कर लेते हैं कि इसको गेज करने के लिए क्या जलसे और जुलूस ही रह जाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम के आखिरी टेस्ट सेगमेंट में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अलीना, मैं क्विकली चाहूँगी आपसे पूछना, आपको क्या लगता है, ठीक है ये जलसे होंगे, जाहिर है कि जो क्राउड होता है या जितने लोग होते हैं उनसे भी बड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है, गो कि वो सही पैमाना हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी जलसों में किस तरह से लोगों को बुलाया गया है, बुलाया जाता है। बट आपको लगता है कि the amount of crowd that we see in any of these rallies and jalsas that Maryam Nawaz is all set to conduct, वो एक यार्डस्टिक होगी जिससे आप गेज कर सकते हैं कि हुकूमत का बयानिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नून लीग का? आई थिंक अलीना से हमारा कनेक्शन जो है वो इस वक्त नहीं है। मैं अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो बात की अली गौहर साहब ने महंगाई के हवाले से, देखिए अवाम के लिए तो यही बहुत है। आज उसका जिक्र भी किया गया, नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि रोटी पानी से लोग खा रहे हैं और पुलाव तो वो साल में एक मरतबा सोचते हैं कि वो खा सकते हैं। तो अगर इतनी महंगाई होगी तो अवाम, फिर यही परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। इस पर तो आप कहेंगे कि येस द परफॉर्मेंस इज़ नॉट सो गुड एज फार एज शुगर इज़ कंसर्न्ड, द व्हीट इज़ कंसर्न्ड एंड मेडिसिन्स आर कंसर्न्ड।
जी नादिया देखें, चीनी और आटे के हवाले से पहली बात तो ये है कि तकरीबन हर दौरे हुकूमत में इसकी कीमतों में फ्लक्चुएशन होती है और उसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफियाज़ हैं वो इससे प्ले करने की कोशिश करते हैं, और हमारे दौर में भी ये 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि उसके जवाब में हुकूमत ने बड़े सख्त मेजर्स लिए, उसमें उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा भी गया, उसके लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा कि कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये ख़ास तौर पे जो बेसिक जो कमोडिटीज़ होती हैं इनकी कीमतों में, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हुकूमती इक़दाम देखें तो इससे आपको ये ज़रूर अंदाज़ा होगा कि हुकूमत इसको कितना अहम समझती है। इसमें आप सर लोग एंड रिजल्ट देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं लोग, ये नहीं देखते आपने क्या इकदाम किए, वो ये देखेंगे कीमत नीचे हुई नहीं हुई, जॉब्स मिली नहीं मिली, आटे चीनी की प्राइस हुई। अभी तो हम बहरान की तरफ जाने वाले वीट के, बिकॉज हमें तो इंपोर्ट अब तक कर लेना चाहिए था, एंड यू नो दैट वेरी वेल। जी आपने कल ही प्राइम मिनिस्टर का ये बयान नोट किया होगा जिसमें उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है, इंपोर्ट के हवाले से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस हवाले से पूरी तरह से कॉन्शियस है इन चंद इश्यूज में जिसमें कि यकीनन अवाम को जो है वो तकलीफ पहुंचती है, और इसी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स का जो है वो दायरा इख्तियार जो है वो बहुत बढ़ाया गया है, ताकि अवाम को जो है ना बेसिक यूटिलिटीज जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर से मिलें और वहां पे कीमतें वक्त क्योंकि बहुत कम है इस आखिरी सेगमेंट में। मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगी कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या होती है। अलीना, कमिंग टू यू, वी हैड लॉस्ट कनेक्शन विद यू। क्या आप ये समझती हैं कि द अमाउंट ऑफ क्राउड दैट मरियम नवाज कैन पुल इन हर फर्स्ट जलसा इज गोइंग टू बी लाइक अ यार्ड स्टिक टू मेजर? किसका बयानिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, पीएमएलएन का या गवर्नमेंट का? अनलेस अभी तक तो ये भी बातें करने शुरू हो चुके हैं ये कि जी मरियम साहिबा की जो है वो शायद गिरफ्तारी अमल में आ जाए, या इस किस्म की बातें जो है वो पीएमएलएन की सर्कल से अब ये और उनके सपोर्टर्स की जानिब से ये अब कहना शुरू हो चुके हैं कि ये गिरफ्तारी भी मुतवक्के नजर आ रही है। ये इनके अपने वर्कर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं। बट द थिंग इज नादिया, यहाँ पर इस ओवरऑल अगर इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद की हम बात करें, ये जो ऑपोजिशन की हल्की फुल्की मौसीकी चली आ रही थी कुछ महीने से, हुकूमत भी थोड़ा जरा एक मुतमईन पोजीशन में नजर आती थी, इतना टफ टाइम नहीं दे रही थी ऑपोजिशन, और अनफॉर्चुनेटली टफ टाइम अभी भी नहीं दे रही है। सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के हद तक जो है वो अग्रेशन नजर आ रहा है, बट अभी भी इशू जो है वो अवामी और वो जो अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, आटे का बहरान जो है वो रूनुमा हो रहा है, वो सरफेस कर रहा है, ये तमाम जो हकायक है, इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये एजेंडा नहीं है इस ऑपोजिशन का। इस ऑपोजिशन के इत्तेहाद का ये भी आलम है कि आपको पता है गुज़िश्ता रोज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जरदारी साहब के हवाले से जो बयान दिया है कि वो उन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, तो ये भी जबकि मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कह के मेरे नजदीक जो है वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे जो है वो स्पैनर फेंका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका कोई अभी रोल नहीं नजर आ रहा है, वो नेचुरली आइंदा अगर उसके ऊपर ये तोहमत या इल्जाम लगाए जाए लोगों की तरफ से कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी डूबियस नजर आ रही है इस पूरे सिनारियो में, या कि किस साइड पे खड़ी है नहीं नजर समझ आ रहा, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए जी उनको एक डोज देने के लिए इनका ये बयान जो है वो काफी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उनको हिलाना चाह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो देखना है कि ये तौर पे नजर आए ऑपोजिशन का। ओके, मेरा लास्ट मिनट है, मैं सिर्फ एक चीज अली गौहर साहब आपसे जानना चाहूंगी, जो पोजीशन इस वक्त पीएमएलएन ने ले ली है इतनी ज्यादा लंबी खामोशी के बाद, कि बार बार जब तनकीद की जाती थी कि खामोश क्यों है, अब जो भी पोजीशन आपने ले ली है, इससे पीछे हटेंगे तो आप नहीं समझते कि आप अपनी पार्टी का बहुत शदीद नुकसान करेंगे, या आप समझते हैं आगे बढ़कर ज्यादा नुकसान है? नहीं, हम जिस रास्ते पे चले यही पाकिस्तान की बका का रास्ता है और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, और इससे यकीनी तौर पर हमारा कोई टकराव की पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त हो, हम सही सिमत पर चलें, पाकिस्तान में जमहूरियत रिस्टोर हो। ओके, फिर इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जवाब दे दें, आप ये चाहते हैं सही सिमत में चले, क्या सड़कों पे आकर ये खिताब करके जलसे करके जिसके आप खिलाफ थे जब 2014 में पीटीआई कर रही थी, आप समझते हैं ये सिमत की डायरेक्शन इसी तरह से आप सही करेंगे?
देखिए पीटीआई जो थी वो उसका बिल्कुल एजेंडा जो था, आपको पता है कि वो तो उन ताकतों के साथ मिलके कर रही थी कि जो पाकिस्तान को जमहूरियत के ट्रैक से उतारना चाहती थी, और हमारा तो बिल्कुल उसके बरक्स है। हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं, और जमहूरियत इसी तरह बहाल होगी सड़कों पर आने से। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वो पाकिस्तान है जो हमने अंग्रेजों से, जिसको अंग्रेजों ने आजाद किया और अपनों ने जिसके वो जो है वो कब्जा कर लिया। तो अब तो अपनों से कब्जा छुड़वाना है। अंग्रेज तो अब इस पर हुक्मरान नहीं, अब तो अपने इस पर काबिज हैं, जो इसको जमहूरियत से हटा के फिर दोबारा पसे पर्दा जो है वो मतलब है कि वो हुकूमत पसे पर्दा जो है, आपके प्रोग्राम का नाम भी यही है। अच्छा, कि वो पसे पर्दा बैठकर जो है डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अवाम के, हमारा वही बयान है कि वोट को इज्जत दो। कहीं इस कारवां में आप अकेले ना रह जाएं, कहीं इस कारवां में आप अकेले ना रह जाएं अली गौर साहब। अभी बकिया जो जमातें हैं जिन्होंने एलामिया पे दस्तखत किए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है, वो साथ ना हुई तो क्या होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना है। मरीम नवाज साहिबा का भी जारहाना अंदाज, नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह से जो वोट को इज्जत दो वाली कैंपेन थी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अंडर एस्टिमेट करना ऑपोजिशन को या नून लीग की सियासत को इस वक्त ठीक है, या फिर अलीना की वो बात ठीक है कि ये जिन बोतल से जब तक बाहर रहेगा, जब तक कोई ट्रूस नहीं हो जाती, ना होने की सूरतों में ये इसी तरह से बाहर होगा और इसी तरह से फिर जारहाना इनिंग्स जारी रहेगी? क्या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ही इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स? विल कीप एन आई एंड कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।